नहीं भी पढ़ा है तो भी मेरे साथ रिवीजन तो सबसे बढ़िया से हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, मैं थोड़ी थोड़ी थ्योरी बताते चलूंगा आपको ताकि आपको फील अच्छी आती रहे और कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते रहेंगे। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट हैविंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। टैंग टोंग, देयर इज सम कॉन्फिगरेशन गिवन, अपरेंटली पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से शुरुआत कर रहे हैं हम अपने इनऑर्गेनिक रिवीजन की। मेक सेंस। अब आप ही देखें, पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एटम होता है। पुराना सब कचरा है। जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखिए, 4s2 3d5। पेनल्टी, अगर डी सब शेल है तो उसको भी देख लेते हैं, फुल्ली फिल्ड नहीं है तो ये यहां तक का तो ये खत्म हो गया तो आर्गन है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद 4s2 3d5, वाओ, ये कौन सा है? दिस सीम्स टू बी वेरी मच ग्रुप 7। क्यों? 5 + 2 = 7, तो खानदान की संख्या 7 है, मैंगनीज है ये, राइट। दिस इज कैसे 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 कर लेते हो? बहुत ही आसान है। ग्रुप नंबर आप सिंपली, अगर एस ब्लॉक का है तो S1 है तो फर्स्ट ग्रुप, S2 है तो सेकंड ग्रुप। अगर डी सबशेल अधूरा है तो वो डी ब्लॉक का है। अगर वो डी ब्लॉक का है तो आप N-1D और NS, ये A और B हैं, A + B जोड़ दीजिए, दिस इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। डी ब्लॉक वाला ग्रुप जाएगा। अगर इसी की वजह NS2 NPX कुछ है, अब क्या होगा? अब ये P ब्लॉक का है। बड़ा आसान है, ग्रुप नंबर क्या होगा? 2, तो शुरू के हो गए। P तो 2 प्लस ऊपर से 10 जोड़ दीजिए, बीच में डी ब्लॉक के 10 आ जाएंगे, है ना, और प्लस ये X उसको जोड़ दीजिए, दिस इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो ये आ जाएगा एसेंशियली 12 + X। तो P ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, ये इन दोनों के नियम मैंने बता दिए। S ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2 बहुत क्लियर है। F ब्लॉक इज ऑलवेज ग्रुप 3। F ब्लॉक तो ग्रुप 3 होता है, बात ही खत्म हो गई उसकी, राइट। ये तो बड़े कूल हैं। P और D ऐसे देखते हैं। करेक्ट, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, in the modern periodic table the element with atomic number Z बराबर 118 will be 118। 1 इनके लिए क्या सिंबल्स होते हैं, है ना? 0 निल बोलते हैं। अच्छा, 1 को बोलते हैं अन। अच्छा, और अन अन यानी कि 1 1। अननिल का मतलब होता है 1 0। ये है 1 1। ऑक्टियम इज 8, 118। ओ, और अननिल ऑक्टियम 108। अननिल ऑक्टियम फिर से 108, और अन ऑक्टियम 118। ये प्यारी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, ठीक है। यहां तक तो 118 बढ़िया, तो इनकी बी और सी तो आउट हो गए, है ना। UUO ये भी सही है। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा या नोबल गैस होगा? देखते हैं कैसे देखेंगे। वेल, आप देखें रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? रेडॉन इज 86 जी, और 86 मेरा 32 जोड़ के देखें, ओ माय गॉड, ये तो 118 आता है। 32 क्या है? SPTF के सारे इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लो, 32 आते हैं। तो अगर एक ग्रुप नीचे आ जाएगा, एक पीरियड नीचे आ जाएंगे रेडॉन से, तो उसके जस्ट नीचे आएगा 118। तो ये क्या होनी चाहिए भाई? ये नोबल गैस होनी चाहिए। तो बस ये नोबल गैस है। डी इज द आंसर। यस, डी इज द आंसर। The highest size will be of Br minus I, I minus I plus। इन तीनों को देखिए। आयोडीन थी, अगर प्लस कर दिया, इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो छोटी हो गई, इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो बड़ी हो गई। I प्लस, I और I माइनस में
बड़ा है I माइनस, और I माइनस क्या Br माइनस से बड़ा है? जी हाँ, सबसे बड़ा है कौन? I माइनस। The correct order of decreasing ionic radii amongst the following isoelectronic species is, isoelectronic क्या होते हैं? जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। अच्छा, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज कैसे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन होना ही काफी नहीं है, न्यूक्लियस कितना घसीट रहा है उन्हें उसको भी तो देखेंगे। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है, वो उन्हें ज्यादा घसीटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, अगर हायर एटॉमिक नंबर है तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज है, इसका मतलब होगा स्मॉलर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या है तुम्हारे पास? वेल, अगर अपने पास है, मान लो क्या क्या दिख रहा है यहां पे? आपके पास है सल्फाइड, इवन यहां मेंशन नहीं है पर अगर तमन्नाएं हो किसी की तो ये भी ले सकता है, सिलिसाइड, फॉस्फाइड, सल्फाइड, क्लोराइड, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, पूरा खानदान ले ले उठा के बेटा तू तो। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इन सब में 18 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कुल जमा 18 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एटॉमिक नंबर आप देखिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? लगातार यहां लिखता जा रहा हूं, आप देखते जाइए। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 बढ़ती चली जा रही है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं प्रोटॉन, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को घसीट के अपने करीब ले आएंगे और आकार घटता चला जाएगा। वाह, तो सबसे चिल्लर इसमें तो है, बहुत कम चीजें हैं इसमें, तो खाली कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फाइड और क्लोराइड, 4 आइटम है। तो सबसे बड़ा कौन है? सल्फाइड। सबसे बड़ा है सल्फाइड। लो, यही बात हो गई। और कुछ देखना ही नहीं है जी। और मैंने पूरा कंसेप्ट बोल दिया है बड़े भव्य एग्जाम्पल के साथ। देखिए आप, राइट। The lanthanoid contraction is responsible for the fact that A, zirconium and yttrium have about same radius. कैसा है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन zirconium और yttrium से क्या संबंध है उसका? जरा एक क्षण के लिए पीरियोडिक टेबल तो इतना, स्कैंडियम, yttrium और लैंथेनम होता है। ठीक है, आगे चलिए। टाइटेनियम, जिरकॉनियम और हैफनियम, इस तरह से चलती है गाड़ी। तो जिरकॉनियम और यट्रियम की सेम रेडियस का लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से कोई लेना नहीं, क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो लैंथेनम के बाद आना था ना। ये तो पहले ही आ गए, सलट गए, तो दे हैव नो रिलेशन। जिरकॉनियम एंड नायोबियम हैव सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट। Similar oxidation state is again a very different notion. नायोबियम तो इधर है, और ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर कैसे हो जाएगी? टाइटेनियम या जिरकॉनियम या हैफनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, नायोबियम के पास 5 होंगे। तो कोई सेंस नहीं है ना कि इन सब का बराबर होने के, ये भी नॉनसेंस आइडिया है। जिरकॉनियम एंड हैफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस। ये हो सकता है। क्यों? जिरकॉनियम यट्रियम से बड़ा था लैंथेनम, लेकिन लैंथेनम, क्योंकि जिरकॉनियम और लैंथेनम के बीच में कितने आपके पास अगर देखें एटॉमिक नंबर कितना बढ़ता है, जिरकॉनियम से लैंथेनम तक आप आते, सॉरी क्षमा चाहता हूं, जिरकॉनियम नहीं, यट्रियम से लैंथेनम तक आप आते हैं। यट्रियम से लैंथेनम तक आप आते हैं तो एटॉमिक नंबर मात्र बढ़ता है 18। लेकिन जब आप जिरकॉनियम से हैफनियम में आते हैं तो एटॉमिक नंबर एकदम से 18 के स्थान पर जंप मार के बढ़ जाता है 32। क्यों? क्योंकि बीच में यहां पे सीरियम से ल्यूटिटियम तक
यहां पे 14 एक्स्ट्रा एलिमेंट्स और ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर जहां पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 18 का था, यहां पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 32 का हो जाता है। तो जिरकॉनियम से, सॉरी, अगर आप यट्रियम से देखेंगे तो बड़ा है लैंथेनम, क्योंकि एक शेल ऐड हो गया है। जिरकॉनियम से हैफनियम में एक शेल ही ऐड तो हुआ है, वैसे ही एक शेल ऐड हुआ है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? एक ही शेल तो ऐड हुआ है मेरे भाई, और उस शेल के ऐड होने के बाद एक दूसरी समस्या भी आ रही है। क्या आ रही है? कि 32 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ऐड हो गए, और उसमें जो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स जो एफ सब शेल में ऐड हुए हैं, वो मतलब प्रोटॉन तो अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस वाले, पर एफ सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग तो बहुत ही खराब है, वो उसको अपोज नहीं कर पा रहे, तो खिंचकर अंदर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस उन्हें खींच लेगा अपने आकर्षण से अंदर, साइज कम हो जाएगा। एंड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, लैंथेनाइड्स मतलब लैंथेनम के बाद आने वाले, अर्थात सीरियम से ल्यूटिटियम, ये कहलाते हैं लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स में अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे आप चलेंगे सीरियम से ल्यूटिटियम, लगातार रेडियस कम होती जाती है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है, और उसका परिणाम होता है कि हैफनियम तक आते आते हाँफ जाते हैं, और हैफनियम लगभग बराबर, इनफैक्ट जरा सा छोटा ही हो जाता है किससे? जिरकॉनियम से। So they have nearly about same radius, yes, and that is owing to lanthanide contraction, yes. Deepak Pass. C is the answer. Indeed, it is the answer. And please remember, lanthanoid contraction is all about size and radius and not about oxidation states. अगला सवाल, which of the following is the correct order of first ionization energy? डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पता है आपको क्या है? डी ब्लॉक में, हाँ, क्योंकि यहां पे तो डी ब्लॉक आ गया है। पता है क्या? अगर इसमें देखेंगे आप, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा होती है, फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। एक विचित्र सा ऑर्डर आता है ऐसा। ये तो ऑर्डर आता है डी ब्लॉक में, फर्स्ट बीच में है, फर्स्ट से सेकेंड बढ़ा साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई जैसे कि होनी चाहिए थी, और जब थर्ड पे आते हैं तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के चलते साइज तो सेम रहता है, पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और इनफैक्ट वो इतनी बढ़ती है कि वो सबसे ज्यादा हो जाती है। तो ये जंप मार के यहां आ जाता है, ये आपको थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है? क्या ए सही ऑप्शन है? ना। और क्या बी सही ऑप्शन है? ना। धत्तर की दोनों ही सही नहीं है, ना दोनों नहीं। तो सी और डी में से वो भी चेक कर लेते हैं, वो पी ब्लॉक का मामला है। क्या है? एनएफ तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या उससे मिलते जुलते आइटम लग रहे हैं, थोड़े अलग भी से, बट देखिए क्या है आपके पास है Na प्लस NeO Na प्लस NeO, एक मिनट, Na प्लस और नियॉन में अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर 10 और 11 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ठीक है, सोडियम ज्यादा होगा नियॉन से, ये तो पक्का है, ये तो ठीक है। सोडियम कम होगा नियॉन से, नहीं, ये तो गलत बात हो गई। आंसर तो सी आई गया है। फिर भी आपके खुशी के लिए एक बार और देख लेते हैं। इसके अलावा O और Na को हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे? आप अगर एक बार देखिए कि लिथियम से भी कम है आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की, और ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तो पागलों की तरह ऊपर निकल जाती है, जानते हैं। तो नियॉन काफी ज्यादा है, उससे कम है ऑक्सीजन, और निश्चित रूप से उससे कम ही है लिथियम, और लिथियम से भी कम होता है सोडियम, डाउन द ग्रुप कम हो जाता है ना। तो सबसे कम है सोडियम, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे ज्यादा नियॉन, और सबसे ज्यादा Na प्लस।
काफी 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स करके ये बनाया है, अच्छा है, देखने लायक है। देखिए, half and not atoms of X gas are converted into X plus gas by absorbing even energy। अच्छी बात है। तो आपके पास है X गैस से बन रही है X प्लस गैस, आप एनर्जी इवन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये है N0/2 एटम्स के लिए, ये गिवन है। फिर ऐसे ही X गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन देकर X माइनस गैस में, और उसमें एनर्जी E2 रिलीज हो रही है, लेकिन ये 2N0 एटम्स के लिए है। ठीक है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X गैस पर एटम। बड़ा आसान है, ये आयनाइजेशन हो रहा है, हाँ जी, और ये N0/2 के लिए हो रहा है, तो E1 डिवाइडेड बाय N0/2 which is 2E1 upon N0, 2E1 upon N0, ये है आयनाइजेशन एनर्जी पर एटम। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो आप रिलीज कर रहे हैं E2 2N0 एटम्स के लिए, तो एक एटम के लिए कितनी हो जाएगी, -E2 upon 2N0, -E2 upon 2N0। तो बस इतनी सी बात है। आइए देखते हैं क्या है इसमें, क्या ऑफर्स हैं हमारे लिए। आयनाइजेशन एनर्जी है 2E1 upon N0, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी है 2E1 upon N0 ना ना ना, वैसी बातें खत्म हो गई। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी, E2 upon 2N0। अब यहाँ माइनस का साइन खा लिया है, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच होती है, माइनस लगाना चाहिए, ऐसे लगा लगाया आएगा, देन ए विल बी द आंसर, क्योंकि बाकी वैसे भी बी सी डी रिजेक्ट हो गई है, हारे कोरे नाम यही आएगा, एंड दैट इज द केस। रिलीजिंग E2 बोला है, तो E2 एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो माइनस लगाना आवश्यक, दिस शुड बी द आंसर, राइट राइट। The concept of electronegativity is not applicable to an element having which of the following outer shell configurations? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए यूज नहीं कर सकते, नोबल गैसेस के लिए, कोई मतलब नहीं रह जाता, हिसाब नहीं बैठता, डी इज द आंसर। आयनाइजेशन पोटेंशियल, वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. From an isolated gaseous atom to form an isolated gaseous ion also in its ground state. ये होती है ionization energy. Electron affinity क्या है? It is the energy released. It is the energy released when an isolated gaseous atom in its ground state accepts an electron to form an isolated gaseous ion also in its ground state. ऐसा है भैया, ठीक है। The electronegativity of fluorine on Mulliken and Pauling scale is X and Y respectively. Then गंदगी is, अब मलिकन कुछ बोल गए, पॉलिंग कुछ बोल गए, एक की बोली X, दूसरे की बोली Y, यही नहीं, अपने से कहा गया है कि इनको जोड़कर डिवाइड भी मार दो लगे हाथ। पॉलिंग स्केल और मलिकन स्केल में कोई हिसाब किताब है, हिसाब तो है, क्या है, पहले तो उनको जोड़ो। मलिकन स्केल पे क्या होगी, इस IE प्लस EA अपॉन 2, ये तो कर ही ले, कितना आएगा ये 17.42 3.45, तो आएगा 10.435, ठीक है। ये तो हो गई मलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग महाराज का क्या हिसाब आएगा, वैसे अगर आप गौर करें तो पॉलिंग और मलिकन में एक बहुत ही फिक्स ही रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है,
आइए देखते हैं। मलिकन स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है x और पॉलिंग स्केल पर है y, तो y इज x अपॉन 2.8। जो भी मलिकन की वैल्यू आए उसको 2.8 से डिवाइड कर दो तो पॉलिंग आ जाती है। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इज, अगर आप देखें तो वैसे ही कितना है, अपने पास मलिकन स्केल x के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, चीजें x के ही टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? तो y है x अपॉन 2.8, तो x प्लस वाई इज x प्लस x अपॉन 2.8, which is 3.8 upon 2.8x. ठीक है, 38/28, वेरी ugly. तो x प्लस वाई अपॉन 1.011 गंदगी. How much is that? That is 38/28. That goes, well, 19/14. Pretty cheap, I would say. X is how much? That is 10.435 upon 1.011. 1.011 को तो फनी मान लो, बहुत ज़्यादा सेंटीवाड़े में नहीं पड़ो, है ना। ये कितना हो जाएगा लगभग, आप देखें, बहुत शुभ न सही, पर 19/14 इज, अगर 14 को मैं कर दूं 15, तो 19 को 20 से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, बट चलो ठीक है ना। दिस इज लाइक रफली 4/3, थोड़ा ज़्यादा होगा। अब 4/3 से यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। 4/3 इज 1.33 into 10.45 या 44, 1.33 into 10.44. Well, not most exciting of all observations. Into 4, 17 by 3. 3 ones are 3, 11. Well, 3 3s are 9, 10, 11, 27 point 13.92 आ जाएगा। और इससे थोड़ा सा ज्यादा क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली 4/3 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो कुल मिला के कट कुटा के वो 14 आ जाएगा। जी हाँ, वो 14 आ जाएगा। तो कुल मिला के वो 14 आ जाएगा। जी हाँ, 14 आ जाएगा, राइट। And this gets us to the next question that says, arrange cesium, rubidium, sodium, potassium and lithium fluoride in the decreasing order of lattice energy. लैटिस एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? ऑफ कोर्स वो डिपेंड करती है चार्ज पर और साइज पर। चार्ज ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, साइज कम होगा, करीब होंगे आयंस, तो भी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी कि लिथियम फ्लोराइड की, लगता तो है। लिथियम, उससे कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी is directly proportional to charge Q1, Q2, inversely proportional to radius of cation plus radius of anion, which is the distance between cation and anion. फ्लोराइड सब में कॉमन है, तो कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ जाएगा, लैटिस एनर्जी वैसे वैसे कम हो जाएगी। Done? Predict the correct order of mobility of beryllium, magnesium, strontium, calcium ions in aqueous medium. Actually, there is nothing to predict. ये एक सूचना है जो आपको याद होनी चाहिए। Hydrated ionic radius decreases down the group in S block. S block में नीचे जाने पर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस बढ़ जाती है, तो मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे धीमा चलेगा सरप्राइजिंगली बेरिलियम, अच्छा, और सबसे तेज चलेगा स्ट्रोंशियम, इन चारों में से। तो सबसे धीमा है बेरिलियम, सबसे धीमा है बेरिलियम, बिल्कुल सबसे धीमा है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम। ऑपोजिट ऑर्डर है, जी हां, ऐसा ही है। In which of the following compounds does the central atom violate octet rule? केमिकल बॉन्डिंग के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं,
अष्टक नियम का पालन कौन नहीं कर रहा? वेल, आपके पास हैं NH3, SeF2, BF3 एंड AsF3। मनोरंजक है। स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं पर आपको। NH3, SeF2, सेलेनियम इज लाइक ऑक्सीजन फैमिली ना, ओ स्टाइल से टीपो, राइट? तो उसमें सेलेनियम दो वैलेंसी हो सकती है। BF3, क्या एक मिनट, अमोनिया में ऑक्टेट पूरा है? क्या SeF2 में ऑक्टेट पूरा है? हाँ है। क्या AsF3 में ऑक्टेट पूरा है? गौर से देखिए, हाँ है। क्या BF3 में पूरा है? नहीं, नहीं है। BF3 में ऑक्टेट पूरा नहीं है। सीधा आंसर यस, C इज द करेक्ट आंसर। If the internuclear axis of a diatomic molecule is Z, orbitals px of one atom and py of the other overlap with each other to form which of the following bonds? आपके पास एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है Z। कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये जो एक्सिस है इसको आप Z एक्सिस माने, ठीक है? मान लीजिए ये X है और क्या बोला है? Px ऑफ वन एटम, ये है Px, और Py ऑफ अनदर एटम, तो ये बाहर निकलती हुई इस तरीके से, है ना, ऐसी। इसकी भी परपेंडिकुलर ये आएंगी ऐसी, दे ओवरलैप, और ये इस रास्ते आ रही हैं। अगर ऐसे आएंगी तो क्या होगा? एक Px तो ऐसी ही है, Py ऐसी आ जाएगी। वाह, वो बॉन्ड बनाएंगी, वो कुछ नहीं करेंगी। बॉन्ड कैसे बना लेंगी? नॉनसेंस, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। Px हमेशा Px के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अगर x एक्सिस के लॉन्ग आए तो सिग्मा, y या z के लॉन्ग आए तो पाई। ऐसे ही Py सिर्फ Py के साथ बॉन्ड बनाएगा, Pz सिर्फ Pz के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक Px दूसरे के Py के साथ कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता। नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, यस, नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, इट इज नॉट अ बॉन्ड। करेक्ट, करेक्ट। Which of the following is most stable structure of nitrous oxide? N2O का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? आइए देखते हैं। इनमें नाइट्रोजन पर है माइनस चार्ज, और वैसे इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज। N पे प्लस तो दोनों में ही है। -2 तो कूड़ा है, बहुत ही गंदा है। तो A और C थोड़े अच्छे हैं, उनमें भी C ज्यादा अच्छा है। क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन माइनस रखे है, ये बेहतर है, बजाय इसके कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज रखे। C is the most stable structure of nitrous oxide indeed. Choose the wrong statement according to valence bond theory. A sigma bond is stronger than a pi bond. Such है, true. P orbitals always have only sideways overlapping. नहीं, P orbitals can form pi bonds fine, but they can also form sigma bonds like PP sigma overlap होती है. This is false. S orbital never forms pi bond. Yes. And there can only be one sigma bond between two atoms. Yes. झूठ एक ही है, कौन सा? B. क्या वो आंसर है? जी हाँ, वो आंसर है। बॉन्डिंग तो आप देखिए पानी की तरह फटाफट हो जाती है। बहुत प्यारा चैप्टर है, बड़ा खूबसूरत। इसी बात पे आइए देखते हैं अगला सवाल। अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय एन ओवरलैप ऑफ, एस ऑर्बिटल्स कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकती, तो एसएसएसपी तो काट ही डालो, गलत है सब। पीपी ऑर्बिटल्स इन एंड टू एंड मैनर, ये एंड टू एंड मैनर तो ये है, इसमें तो सिग्मा बन जाता है। P और P orbitals in sideways overlap. Yes. Is D the answer? Indeed.
डी इज द आंसर। ओ वाओ, हमारे पास है बहुत ही भव्य भव्याति भव्य SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड नाम है इसका। हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। अब एंगल्स की चर्चा हो रही है। Cl OO इनके बीच के क्या एंगल की बात हो सकती है? जवाब है हो सकती है। डबल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करेंगे। वैसे तो सारे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए, पर डबल बॉन्ड ज्यादा रिपेल करेंगे तो θ1 थोड़ा सा ज्यादा होगा। सिंगल बॉन्ड उतना नहीं करेंगे तो θ2 थोड़ा सा कम होगा। तो θ1 ठीक है, और बीच की हिसाब होगा किसका? θ3 का। तो θ1 θ3 θ2 ए सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। ऐसे सिंगल बॉन्ड मिनिमम रिपल्शन है तो बॉन्ड एंगल पिचक जाएगा, θ2 थोड़ा कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा है तो बड़ा हो जाएगा, θ1 थोड़ा बड़ा है। और एक डबल एक सिंगल, θ3 थोड़ा बीच में आएगा तो बीच में आ जाएगा। इज द आंसर, इंडीड इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ बॉन्ड एंगल का। अच्छा, बॉन्ड एंगल कंपेयर कैसे करते हैं याद रखना। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करो। अच्छा, ये क्या है? अमोनिया sp3, मीथेन sp3, पानी sp3 और एसिटिलीन sp। ओके, तो सबसे तगड़ा तो 180 डिग्री का एंगल है sp वाले एसिटिलीन। तो सबसे मस्त बॉन्ड एंगल किसका होगा? sp का। डिक्रीजिंग है तो सबसे ज्यादा sp है, सबसे ज्यादा है ये। आगे नहीं भी देखोगे तो इसी आंसर आ गया बी। और देखना चाहो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बचे कुछ सारे sp3 हैं। मीथेन पे कोई लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, पानी में ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे रिपल्शन बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा पिचका देगा, हल्के हल्के बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे अमोनिया और पानी के। इसलिए बी वेरीफाइड है, बी ही सही है। Molecular shape of CF4, SF4 and XeF4 are molecular shapes ting tang ting are the same with 2, 0 and 1 lone pair of electrons respectively. ऐसा है क्या? 2, 0 and 1 lone pair of electrons. Well, लोन पेयर तो बहुत सारे हैं, शायद सेंट्रल एटम की बात हो रही है, क्योंकि फ्लोरीन पर तो सब में 3-3 लोन पेयर हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं कर रहा। ये है CF4, ये है SF4 और ये है XeF4। 0, 1 and 2 लोन पेयर्स ऐसे गिनने चाहिए। ऐसे हो जाएगा। 0, 1, 2 is C the answer? Yes, C is the answer. Let us consider the compound with a molecular formula MX3, okay, having a lone pair in M. What will be the possible value of angle XMX? आपके पास है molecular formula MX3 और लोन पेयर है M पर, ठीक है। एंगल XMX क्या होगा? कुछ एग्जाम्पल याद आता है इसका? बहुत सारे आ सकते हैं ऐसे तो, लेकिन फिर भी वेल NH3 ही हो जाता है, या NF3। एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो जैसे पॉसिबल वैल्यू में देखें तो ये तो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। 120 से ज्यादा ना, इससे ज्यादा ना, इससे ज्यादा ना, इससे कम। इस तरह के किसी केस में बड़ा आसान होता है, एग्जाम्पल देख लो। क्यों एग्जाम्पल? मतलब
अगर हम एक जनरल चीज कह रहे हैं जो हर एक पर सच है, तो मेरे एग्जाम्पल पर भी सच होगी। उससे तो फिटिंग बिठाएं, उस पर जैसी फिट बैठता है तो औरों में बैठ जाता है। सही। Which one of the following statements is correct for molecule C3H4? वाह। एल्लीन है हमारे पास, और एल्लीन के लिए क्या सत्य है? ए, सेंट्रल कार्बन एटम इज sp, यस इट इज sp, ये sp2 है और ये sp2। सही बात है। टर्मिनल एटम्स और sp2 सच है। दो सही हो गए, करेक्ट पूछा था तो ऑल ऑफ दीज ही आएगा। फिर भी देख लेते हैं। द प्लेन्स कंटेनिंग CH2 ग्रुप्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपको एलीन का स्ट्रक्चर याद है? हाँ, पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार बना के दिखा देता हूं ढंग से, प्रॉपर कैसे बनाते हैं। देखो, HCH, पहले तो आप सिंपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसको एलीन बोलते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं भैया हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, और अगर ये कॉर्नर वाले से शुरू करो, ये sp2 है ना? हाँ जी, sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनार होगा। बिल्कुल। कौन सा प्लेन मानते हो? मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है बाहर जेड एक्सिस। मान लो ऐसे। और अगर ऐसे ही सीन में अपने पास यहां कार्बन है, ठीक। अब हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए ऐसा हुआ है कि ये एक्स वाई प्लेन का मॉलिक्यूल है। तो मेरे पास है कार्बन, एक मिनट सॉरी, क्षमा चाहता हूं, ये है कार्बन। और जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आप देखिए ऐसे, एच एच, दिस इज एक्स वाई प्लेन। इस कार्बन पे आया। अब एक्स वाई प्लेन में तो ये आ गया, तो आप ये देखिए, तो जो आपके स्क्रीन का प्लेन है वही हो गया। तो इसका एक परपेंडिकुलर प्लेन जो बाहर निकल रहा है, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके बनाना पड़ेगा, क्यों? मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इस तरह से किया जाएगा। सी, फिर उसमें भी सी आ जाएगी। ये ठीक, इस तरह से। ये एक्स वाई था तो ये पी जेड हो जाएगी, और ये भी पी जेड हो जाएगी। इस कार्बन की, sp वाले की एक पी जेड है ये। अब इसकी बात हो रही है, लेकिन sp हाइब्रिडाइज्ड है ये। तो वेल, एक बॉन्ड इसने इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, ये तो ठीक है। इसका और भी तो अनहाइब्रिडाइज्ड कुछ होगा। हाँ, पी वाई भी होगा। वो कहाँ है? ये वाई एक्सिस देखिए, ये थोड़ा सुंदर नहीं बना, इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ। पहले वाई, ये आ जाएगा आपका पी वाई। और जो तीसरा वाला कार्बन है, उसकी भी अगर पाई बॉन्ड बनाना है तो ये पी वाई चाहिएगा। पी वाई, पी वाई, वो मिटा दिया तुमने, बना देते हैं। तो सुंदर दिखे इसके लिए यही जरूरी था। ऐसे ये इधर है, ये पीछे से आ गया ऐसे, ये पी सेट वाला है, ठीक। तो आप देखो, अगर पी वाई यहां अनहाइब्रिडाइज्ड है, पी वाई अगर यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो तीसरे कार्बन में अगर आप देखें तो ये इस तरीके से आ जाएगा प्लेन आपका। कौन सा? एक्स जेड प्लेन। ये है, तो ये था
इस वाले फर्स्ट कार्बन में ये राइट साइड का कार्बन था, ये अगर एक्स वाई प्लेन में था तो यहां पे आप देखिए ये वाईजेड प्लेन हो गया है। ये कैसा? ये वाईजेड प्लेन हो गया है। हाँ, हो तो गया है, तो परपेंडिकुलर हो गया, बिल्कुल ये अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है। CO2 is a resonance stabilized molecule। ठीक है, जानते हैं, सही बात है। The bond length of CO and CO2 is in between the lengths of single and double bond। नहीं, एक्चुअली CO2 बड़ा स्पेशल सा बॉन्ड है। CO2 का एक तो स्ट्रक्चर होता है ये, और वैसे बड़ा रेयर है, लेकिन अगर आप CO2 में देखें ना तो डबल बॉन्ड से कुछ शॉर्ट बॉन्ड पाए जाते हैं। कहने को तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो इनका भी आप वेटेड एवरेज लेंगे तो एग्जैक्टली आपको ऐसा लगेगा ऐसे बॉन्ड ऑर्डर इज 2, बट एक्चुअली द बॉन्ड्स आर स्लाइटली शॉर्टर देन डबल बॉन्ड्स। दिस इज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ CO2। तो the length of CO and CO2 is in between that of single double. This is false. Is it resonance stabilized? Yes, this is true. So true and false. Assertion is true, reason is false. C is the answer? Yes, C is the answer. Which of the following molecules do not have hybridization? Drago's rule. ड्रैगो महाराज क्या बोल गए हैं? वो बोल गए हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा हो और सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले हाइड्रोजन या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम हो तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, वो अनहाइब्रिडाइज्ड ही छूट जाता है, जैसा कि PH3, ASH3, SBH3 या H2S, H2SE, H2TE, ये सब के सब अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। फैक्ट है, रटना पड़ता है। The correct order of strengths of back bonding and Lewis acid strengths of BX3 respectively is। लुइस एसिड स्ट्रेंथ्स की अगर आप बात करते हो BF3, BCl3, BBr3, तो ये पाया जाता है कि BF3 अच्छा है, और उससे अच्छा होता है BCl3, उससे भी अच्छा होता है BBr3। क्यों? ये तो सही है, पर बैक बॉन्डिंग BF3 में होती है ज्यादा। बैक बॉन्डिंग BF3 में ज्यादा होती है। क्यों? फ्लोरीन छोटी है तो मजे से बैक बॉन्डिंग कर सकती है। एटम बड़ा होता जाता है तो बैक बॉन्डिंग पुअर होती आती है, और जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग पुअर होगी बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जाएगा और उसकी लुइस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। बॉन्डिंग की उधारी है यहां, और आप देखें द करेक्ट आंसर इज सी। राइट राइट। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन H2S, अमोनिया, BF3 एंड सेलेन इज। बॉन्ड एंगल्स में पहली चीज क्या थी? मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। H2S कैसी है? बहुत अच्छी है। कैसी है? अनहाइब्रिडाइज्ड है। ड्रैगोस रूल क्लोज टू 90 डिग्री है बॉन्ड एंगल। अमोनिया sp3 है, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम। ये sp2 है 120 डिग्रीज, और सिलेन sp3 है, तो दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट, और ये 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम है। बहुत ही